नमस्कार, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सृजन कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर। 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए हम लोग 15 नए 50 क्वेश्चन का आज डिस्कशन करेंगे। और आइए मैं बिना समय गंवाए प्रारंभ करता हूं 51 नंबर क्वेश्चन से। त्रिभुज एसीबी में यदि कोण C 90 है तो तथा कॉट बी का मान 3/4 है तो tan A का मान ज्ञात कीजिए। अगर कोई एक ट्रायंगल है ABC, ऐसा ध्यान दें कि ये C है 90 है, तो ये रहा A और ये रहा B। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉट B का वैल्यू आपको दिया है 3/4, तो आपसे tan A का वैल्यू पूछ रहा है। तो tan A का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? कॉट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब बेस 3 है और परपेंडिकुलर 4 है। हम इसको बेसिकली 3 नहीं कह सकते हैं, 3K कह सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव से समझने के लिए समझ लिए 3 और 4 है। जब ये 3 है और ये 4 है, इसका मतलब हाइपोटेनस 5 है पाइथागोरस के हिसाब से। अब आप आज ये tan A फाइंड करना है, तो tan A का होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, यानी tan A का वैल्यू हो जाएगा 3/4। क्यों? क्योंकि tan का होता है परपेंडिकुलर, तो इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो गया 3/4। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि tan x प्लस cot x बराबर 7 है। नेक्स्ट प्रश्न है tan x प्लस cot x बराबर 7 है, तो आपको क्या करना है? tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x का? तो आराम से यहाँ हम समझते हैं कि tan x प्लस cot x का वैल्यू 7 दिया है, तो हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2 tan x इंटू cot x, और 7 का स्क्वायर हो गया 49। tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो एक दूसरे को एलिमिनेट कर देगा। तो tan स्क्वायर x और प्लस cot स्क्वायर x, और ये 49 था प्लस 2 जाके -2 हुआ, आपका रिक्वायर्ड आंसर 47 हुआ। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर। ये कह रहा है कि sin 3b इक्वल टू cos b माइनस 10। तो 3b न्यून कोण है, तो एंगल बी का वैल्यू बताइए। न्यून कोण है एक्यूट एंगल, इंग्लिश में if sin 3b is equal to cos b minus 10 and 3b is a acute angle, then find angle b। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं कि sin 3b is equal to cos b minus 10 है। ध्यान से समझेंगे हम लोग। sin 3b को मैं लिख सकता हूँ cos 90 minus 3b। एक आइडेंटिटी है cos 90 minus थीटा is equal to sin थीटा, और यहाँ आपका cos b माइनस 10 पहले से है। दोनों तरफ cos है, cos से cos एलिमिनेट हुआ, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 90 माइनस 3b है, और इधर आपका b माइनस 10 है। सॉल्व करेंगे तो -4b, तो -4b इक्वल टू -100। इसका मतलब b का वैल्यू आया 25 डिग्री, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, और 54 नंबर है कि sin टू द पावर 4 phi माइनस cos टू द पावर 4 phi इक्वल टू t टू द पावर 4। तो sin स्क्वायर phi माइनस cos स्क्वायर phi का वैल्यू क्या होगा? बेसिकली इसको कैसे फाइंड करें? इसका वैल्यू भी t के पावर 4 होगा। कैसे t के पावर 4 होगा, यहां से समझते हैं। sin के पावर 4 माइनस cos के पावर 4 को अगर फैक्टराइज करें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर phi का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर phi का स्क्वायर इक्वल टू t के पावर 4, क्योंकि sin के पावर 4 को sin स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अगर आइडेंटिटी सेट करें तो इसका आइडेंटिटी होता है a प्लस b। तो a आपका sin स्क्वायर है और b आपका cos स्क्वायर है, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, और ये आपका t के पावर 4। मेरी बात समझ में आई होगी, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस b इंटू a माइनस b, और इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 खत्म हो गया। इसका मतलब sin स्क्वायर phi माइनस cos स्क्वायर phi का वैल्यू कितना हो गया? t का पावर 4 होगा। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 हो गया। इस हिसाब से हमारा
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हम लोग जो अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 2026 में जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 55 नंबर कि tan a प्लस सी बाई टू इक्वल टू क्या होगा। तो tan a प्लस सी बाई टू इक्वल टू होगा cot b बाई टू, cot b बाई टू। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, मैं आपको थोड़ा समझा भी देता हूँ कैसे cot b बाई टू होगा। आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों एंगल का सम 180 होता है। मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझे आप। तो ये b जब इक्वल टू साइड आएगा तो 180 माइनस बी होगा, दो बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो a प्लस सी बाई टू इक्वल टू इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 में 2 से डिवाइड करेंगे 90 हो जाएगा, और b में 2 से डिवाइड करेंगे तो b बाई 2 हो जाएगा। अब दोनों साइड tan ले लीजिए, टेकिंग tan बोथ साइड। तो tan लेंगे तो tan a प्लस सी बाई टू इक्वल टू tan 90 माइनस बी बाई टू। तो tan a प्लस सी बाई टू का वैल्यू tan 90 में सीटा कितना हो जाएगा, cot b बाई टू। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है कि 7 कोसेक स्क्वायर 30 माइनस 7 cot स्क्वायर 30 इक्वल टू क्या होगा। इसका वैल्यू 7 होगा क्योंकि दोनों में 7 कॉमन लेंगे तो 7 कोसेक स्क्वायर 30 माइनस 7 cot स्क्वायर 30, इसका वैल्यू क्या होगा 7, क्योंकि जब दोनों में 7 कॉमन लेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा में cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। अब आइए 57 नंबर 6 cos 1 डिग्री, 6 cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट डॉट cos 180 डिग्री। अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप, सब मल्टीप्लाई में। तो सीधा सपाट ये देखिए कि जब 6 cos 1 है इंटू cos 2 है तो इसमें कहीं ना कहीं आपका cos 90 भी होगा और cos 180 भी होगा। तो cos 180 लास्ट दिया हुआ है और cos 180 का वैल्यू होता है बेसिकली 0, सॉरी cos 180 का वैल्यू 1 होता है। cos 90 इसमें बीच में आएगा, मैं सॉरी मैं बता रहा हूँ, cos 90 आएगा और cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो 0 से जब सब में मल्टीप्लाई होगा इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन का एक अलग से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रमेश observed that the length of the shadow of the building variable at different time in daytime. He also observed that due to position of the sun at different timings. On the basis of this, answer the question number 58 and 59. रमेश किसी बिल्डिंग का अलग अलग टाइम में अलग अलग उसका एंगल ऑफ शैडो का एंगल ऑफ एलिवेशन देखता है, उस हिसाब से आपको एंगल बताना है। तो यदि भवन की ऊंचाई उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात √3:1 है, ये भवन है, भवन की ऊंचाई और उसकी परछाई की, ये परछाई होगा शैडो होगा, दोनों का रेशियो √3:1 दिया हुआ है। तो कैसे बनाएंगे, तो मान लेते हैं कि ये ए रहा, ये बी रहा और ये सी रहा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू √3/1। तो आपसे क्या पूछ रहा है, उन्नयन कोण, ये एंगल पूछ रहा है, यही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण। तो आपको पता है कि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ए बी हुआ, इस एंगल का परपेंडिकुलर कौन हुआ ए बी अपॉन बेस, बेस आपका बी सी हुआ, ठीक है। तो ए बी अपॉन बी सी का वैल्यू कितना है √3/1। तो √3/1 कब होता है, जब एंगल सी का वैल्यू कितना होगा 60 होगा, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि सूर्य क्या उन्नयन कोण 45 डिग्री है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री, तो भवन की ऊंचाई उसकी परछाई की लंबाई के अनुपात क्या होगा 1:1 होगा। कैसे, इसको मुजबानी भी आप बता सकते हैं। कैसे, ये आपको 45 डिग्री दिया है, तो जब ये 45 है और यहाँ 90 का एंगल बनता है तो ये भी 45 होगा। तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। जब दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड भी इक्वल होगा। तो वही पूछ रहा है कि उसकी ऊंचाई और उसकी परछाई, ऊंचाई ये रहा और परछाई ये रहा, तो ऊंचाई और परछाई का अनुपात क्या होगा, जब दोनों बराबर होगा यानी 1:1 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा।
आप ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प से भी बता सकते हैं। कैसे? tan 45 लेंगे हम लोग, मैं इसको पेन की सहायता से बनाता हूँ। अगर हम tan 45 लेंगे तो tan 45 का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लिए और tan 45 का वैल्यू 1 हो गया, तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का वैल्यू क्या हो गया? 1:1। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा है कि -5/2 और -3/4 किस चतुर्थांश में होगा? चतुर्थांश आप समझ रहे हैं, क्वाड्रांट। क्वाड्रांट क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। इसको एब्सिसा कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, इसको हिंदी में भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रांट है, इसमें साइन प्लस प्लस होता है। ये सेकेंड क्वाड्रांट है, इसमें माइनस प्लस होता है। ये थर्ड क्वाड्रांट है, दोनों माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रांट में प्लस माइनस होता है। तो यहाँ देखिए -5/2 और -3/4 दिया है, मतलब बोथ माइनस दिया है, यानी किस क्वाड्रांट में होगा? थर्ड क्वाड्रांट में, इसलिए ऑप्शन नंबर तृतीय, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 60 के बाद 61 नंबर है कि कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और पूछा है दोनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस पूछा है। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है पॉइंट पी, तो एक पॉइंट ये रहा, मान लेते एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सीधा सपाट ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है बनाने में, कि इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, √x2 - x1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो p cos phi प्लस q sin phi -0, तो भाई वही बात आ गई, होल स्क्वायर। इसमें सब 0 माइनस करेंगे तो होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1। तो 0 में से इसको माइनस किए तो बात वही रहेगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं p sin phi माइनस q cos phi का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, तो वो इसीलिए माइनस का इफेक्ट कुछ नहीं पड़ रहा है। अब इसका होल स्क्वायर ब्रेक कीजिए, तो इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, ये आपका हो जाएगा p स्क्वायर cos स्क्वायर phi, ये हो जाएगा q स्क्वायर sin स्क्वायर phi। मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ। और फिर इसको a - b का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, तो ये हो गया आपका p स्क्वायर sin स्क्वायर phi। सॉरी, यहाँ एक प्रॉब्लम हो गया, इसको इरेज करने का कोई जगह नहीं है क्या? मैं इसको काट देता हूँ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखना चाहिए था। a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab हो जाएगा 2pq cos phi sin phi। किसका वैल्यू है? इसका। अब फिर प्लस, अब इसका वैल्यू ब्रेक करेंगे, तो p स्क्वायर sin स्क्वायर phi प्लस q स्क्वायर cos स्क्वायर phi, अब माइनस 2ab, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर है, तो -2pq sin phi इंटू cos phi। यहाँ cos phi sin phi है, यहाँ sin phi cos phi है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट कर देगा। और इसमें p स्क्वायर कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi का वैल्यू 1 आ जाएगा, यहाँ p स्क्वायर बचेगा। इसमें q स्क्वायर कॉमन करेंगे तो sin स्क्वायर phi प्लस cos स्क्वायर phi का वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब q स्क्वायर बचेगा। तो इस हिसाब से √p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर पूछा है मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु मतलब ओरिजिन, मूल बिंदु मतलब ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0, और अभी जो हमने आइडेंटिटी यूज किया उसी आइडेंटिटी बनाइए। दोनों के बीच की दूरी पूछ रही है, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 2√2 में से 0 माइनस कीजिए उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब -2√2 में से 0 माइनस कीजिए उसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2√2 का स्क्वायर 4 × 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2, तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 2, तो 4 × 8 = 16 और 16 का √4, मतलब 4 लिखा है, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 है कि एक समीकरण दिया है
इसका इक्वेशन है 4x + 3y = 12 का आलेख y अक्ष को जिस बिंदु पे काटता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इसका जब हम ग्राफ पेपर पे जब लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे, तो बताना है कि y एक्सिस को कहाँ कट करेगा। तो सिंपल सी बात है, इसका जब वैल्यू चार्ट हम लोग बनाते हैं, वैल्यू चार्ट बनाते हैं मान सारणी कि x है y है, तो y अक्ष को किस बिंदु पे काटेगा, तो y अक्ष पे काटेगा मतलब उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। किसी भी बिंदु पे y एक्सिस से जब कोई लाइन जाता है तो वहां पे उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। मतलब इसमें x जगह पे 0 पुट करके देखिए y का वैल्यू कितना आता है। तो 0 पुट करेंगे तो 0 हो गया और 3 जाके डिवाइड होगा, यानी y का वैल्यू कितना आएगा 4। इस हिसाब से 0 4 पे कट करेगा, x का 0 y का 4। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, पीछे से बना लीजिए, पीछे से बना लो। 63 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कैमरा पीछे 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदु P 00 और QX5 के बीच की दूरी 15 इकाई हो तो x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अच्छा क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम में। तो आपको क्या निकालना है, दोनों के बीच की दूरी। तो आपको PQ दिया हुआ है कितना 15 और P का कोऑर्डिनेट है, Q का कोऑर्डिनेट है। तो PQ का फॉर्मूला बैठाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x - 0 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी 5 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 15। ये आपका आइडेंटिटी हो गया। अब इसको रूट उधर भेजते हैं तो ये आपका बचेगा x स्क्वायर ये प्लस 25 और रूट उधर जाएगा 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 200 हो जाएगा, क्योंकि 25 जब माइनस जाएगा तो 225 में 25 माइनस होकर 200 आएगा। अब x का वैल्यू कितना आएगा √100 200, इसका मतलब 10√2। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ± 10√2, ऑप्शन नंबर डी। तो 64 का बी आपका राइट आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक 8 - 100 तथा मध्य बिंदु 4 6 हो तो दूसरे छोर के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई लाइन सेगमेंट है, ध्यान समझते हैं, और इसके एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 8 - 6 और इसका मान लीजिए एंड पॉइंट सी है, और मिड पॉइंट मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया है 4 6। इसका एक मिड पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 4 6। मिड पॉइंट समझिए, ठीक बीच में, मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ। तो सी का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। सी का कोऑर्डिनेट कैसे ज्ञात करेंगे, तो सी का कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए आप ये समझ लीजिए, मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। सिंपल सी बात है कि बी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, 8 + x/2 और -6 + y/2 किसका कोऑर्डिनेट हुआ, बी का, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र के हिसाब से। अब बी का कोऑर्डिनेट दिया है 4 6, तो 4 6 आपको इक्वल है इसके 8 + x/2 और -6 + y/2। अभी दोनों को इक्वेट कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा, 2 4 जाएगा माइनस होगा, और इन दोनों को इक्वेट कीजिएगा तो y का वैल्यू कितना आएगा 2 6 12 या माइनस हो जाएगा प्लस 12 6 18, तो y का वैल्यू 18 आएगा। तो इस हिसाब से 0 18 इसका ऑप्शन नंबर ए 65 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, इसका केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। केंद्रक मतलब सेंट्रोइड। केंद्रक किसे कहते हैं, केंद्रक पहले समझ लेते हैं हम लोग। केंद्रक किसे कहते हैं, किसी भी त्रिभुज के माध्यिकाएं जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं उसी को हम लोग केंद्रक कहते हैं। किसी त्रिभुज की जो माध्यिकाएं जिस बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, सेंट्रोइड। तो केंद्रक का निर्देशांक होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 किसका कोऑर्डिनेट होता है, सेंट्रोइड का। अगर किसी त्रिभुज का निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दे तो इस त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है। अब आपके पास पता है ये x1 y1 है, x2 y2 और x3 y3 है। इस हिसाब से वैल्यू पुट कीजिए। x1 का वैल्यू 8 है, x2 का वैल्यू 10 है, सॉरी
x2 का वैल्यू 0 है, x3 का वैल्यू 10 है, और बाई 3 y1 का वैल्यू 12 है, y2 का वैल्यू 8 है, और y3 का वैल्यू 10 है बाई 3। तो ये हो जाएगा 18/3 मतलब 6, और ये हो जाएगा 12 10 22 8 30 30/3 मतलब 10। इस हिसाब से इसका कोऑर्डिनेट 6 10 हो जाएगा। तो 66 का ऑप्शन हो गया आपका 6 10। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 की तरफ, और 67 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिंदु P का कोऑर्डिनेट है 0 6, Q का कोऑर्डिनेट है 4 10, और R का कोऑर्डिनेट है 12 - 2 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन के कहने का मतलब ये कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। ये बेसिकली 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो आते हैं इसको हम लोग बनाते हैं, कैसे इसको बनाएंगे। तो ये सीधा सीधी आइडेंटिटी पे है, एक फॉर्मूला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 mod x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2। ये आपका एक आइडेंटिटी है। किसका आइडेंटिटी है? ये आइडेंटिटी है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालने का। अब वैल्यू पता आया, ये आपका x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 हुआ। वैल्यू पुट करते हैं तो 1/2 x1 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू 10, y2 का वैल्यू -2 प्लस x2 का वैल्यू 4, y3 का वैल्यू -2 और y1 का वैल्यू 6, और प्लस x3 का वैल्यू -12 और y1 का वैल्यू आपका 6 और y2 का वैल्यू 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा। ये तो पूरा 0 हो गया, -6 और -2 -8 4 32, मतलब ये -32 हुआ, और ये -4 से -12 करेंगे तो +48 हुआ, और 48 में 32 जाएगा तो 16 बचा, तो 1/2 × 16 दैट इज 8। इसका आंसर होगा 8 स्क्वायर यूनिट अर्थात 8 वर्ग मात्र। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर। ये कह रहा है कि 3 गो पॉइंट दिया हुआ है। यदि बिंदु A k + 1 2 के B का दिया कोऑर्डिनेट और C का कोऑर्डिनेट दिया, संरेख है, कोलिनियर है, तो K का मान ज्ञात कीजिए। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन, संरेख का मतलब कि A यहाँ है, B यहाँ है और C यहाँ है, इसी को कोलिनियर कहते हैं। तो एक ही लाइन में इसे K का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सीधा सपाट है कि जब एक ही लाइन में है तो इसका मतलब ट्रायंगल बनेगा नहीं, ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा, और जब ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 0 होगा। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, और त्रिभुज के क्षेत्रफल पर इसका वैल्यू पुट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 x1 अभी मैंने लिखा था, y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल टू 0। इस पर वैल्यू पुट करेंगे, आपका k का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। होप कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज के शीर्षों का नियामक दिया हुआ है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप मतलब पेरीमीटर फाइंड करना। पेरीमीटर फाइंड करना कैसे पेरीमीटर फाइंड करेंगे? थोड़ी देर बात करना कि अगर इसको एक्सिस पे दिखाते हैं हम लोग, एक पॉइंट है 0 0, ठीक है। अब मैं इसको एक्सिस पे आपको मार्क करके दिखाता हूँ। एक पॉइंट है 0 8, x का 0 y का 8, मान लीजिए ये रहा, ये 0 8 रहा, और एक 6 0 रहा, ये b, इसका कोऑर्डिनेट है 6 0। तो कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप, ये वाला त्रिभुज बनाइए, इसका पेरीमीटर पूछ रहा है। तो सीधा सपाट है, ये 6 है, क्योंकि जब ये 6 है तो ये 8 है, ये कितना होगा? 8 और 6 है तो 10 हो जाएगा पाइथागोरस लगा के। अब तीनों को ऐड कर लीजिए, 10 18 24, इस हिसाब से इसका पेरीमीटर हो गया 24 यूनिट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 70 नंबर क्वेश्चन। एक अक्ष से बिंदु 6 12 की दूरी। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है,
और मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आइए मैं इसको समझाता हूँ। कह रहा है कि कोई पॉइंट है 6, 12 जो एक्स एक्सिस पे होगा क्योंकि दोनों प्लस है, तो मान लेते हैं एक्स का 6 है और ये y का 12 है, तो एक से 6 के सामने y के 12 के सामने ये पॉइंट रहा r और जिसका कोऑर्डिनेट है 6, 12। तो क्या पूछ रहा है, x अक्ष से इसकी दूरी बतानी। x अक्ष कौन रहा है, ये रहा, ये आपका x अक्ष है। तो इससे दूरी बतानी मतलब ये दूरी बतानी है। ये दूरी किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, और इसका वैल्यू कितना दिया था 12। इसका मतलब ये दूरी कितनी होगी 12 इकाई। तो ध्यान रखें, जब किसी पॉइंट की x अक्ष से दूरी पूछे तो y वाला बताते हैं, और y अक्ष से दूरी पूछे तो x वाला बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, मतलब ग्राफ बना के कौन सा नहीं बता सकते हैं। बहुलक, माध्य, माध्यिका, तीनों बता सकते हैं। बहुलक बता सकते हैं, माध्य बता सकते हैं, माध्यिका बता सकते हैं। इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 72 क्या पूछा है, इसका माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात करना है। 2, 7, 6, 15 तथा x का मान 10 है तो x का मान ज्ञात करें। सांख्यिकी से इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है। क्या है, 2 + 7 + 6 + 15 + x बट्टा क्या हुआ 3 है 2 5 का माध्य कितना है 10 है। माध्य मतलब सम ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सबको जोड़िए। 7 2 9 6 15 15 30 प्लस x बराबर 50, तो x समान कितना आ जाएगा 20। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 73 नंबर, इसका बहुलक पूछ रहा है। बहुलक मतलब जो मैक्सिमम टाइम्स आया हुआ है वो उसका बहुलक हुआ। तो मैक्सिमम टाइम्स इसमें कौन आएगा, 7 1 2 3 4 टाइम्स 7 आया है। अब 5 देखे तो 1 2 1 2 1 2 3 टाइम्स आया हुआ है। तो मैक्सिमम टाइम्स इसका 7 आया है। जो मैक्सिमम टाइम्स जो आता है वही उसका मोड होता है, बहुलक होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 74 नंबर, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 4n + 7 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। n प्राकृत संख्याओं का माध्य दिया है, इसका मतलब माध्य क्या होता है, उन संख्याओं का योग और बट्टा संख्याओं की संख्या। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य मतलब 1 + 2 + 3 डॉट डॉट कहाँ तक n तक। इसमें n से भाग देने पे 4n + 7 आया हुआ है। प्रश्न यही कह रहा है। ठीक है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य दिया हुआ है 4n + 7। अब इसका क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। n कैसे फाइंड करेंगे, इसका सम होता है n × n + 1/2। सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इक्वल टू होता है n × n + 1/2। अब बाई n है इक्वल टू 4n/7 है। ये n और n इलिमिनेट हो जाएगा। n + 1/2 इक्वल टू 4n/7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 7n + 7 2 4 8n, ये जाकर उधर माइनस हो जाएगा, n का वैल्यू 7 हो जाएगा। इस हिसाब से राइट आंसर 7 हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इसकी माध्यिका ज्ञात की। माध्यिका मतलब मीडियन। माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करके देखते हैं। सबसे छोटा इसमें कौन है 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 11 है। 3 3 6 1 7 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसकी माध्यिका बताना है। माध्यिका मतलब ठीक बीच वाला। ठीक बीच वाला कौन है 8 है, इसके दाहिने भी 3 है, बाएं भी 3 है। इसका माध्यिका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। तो आज 25 क्वेश्चंस को रहने दिया जाता है। मुझे अपेक्षा है कि आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी और हमें सपोर्ट करने के लिए कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।